हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो बुक आया है पॉलिटिकल थ्योरी वन, यानी देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत के जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत हमारा अगला चैप्टर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम। हम राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को आपके समक्ष रखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें जो है हम हर एक बात पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है राजनीतिक प्रणाली यानी पॉलिटिकल सिस्टम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है राजनीतिक प्रणाली की धारणा का विकास। राजनीतिक प्रणाली की धारणा का विकास जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एंड डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक प्रणाली की धारणा आधुनिक राजनीति तंत्र की केंद्रीय धारणा है, यानी राजनीतिक प्रणाली की धारणा जो है आधुनिक राजनीति शास्त्र की केंद्रीय धारणा है तथा यह धारणा 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीति शास्त्र के अध्ययन में आई। व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म नामक क्रांति के कारण हुआ। तो आप समझ सकते हो कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीति शास्त्र के अध्ययन में आई व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म नामक क्रांति के कारण हुई। और वास्तव में यह क्रांति 1908 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान ग्रैहम वॉल्स द्वारा लिखी पुस्तक राजनीति में मानव स्वभाव यानी राजनीतिक में मानव स्वभाव ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स के में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया इस किताब में। और प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान आर्थर वेटल्स द्वारा लिखी पुस्तक शासन की प्रक्रिया द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट द्वारा लाई गई काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा की गई और काफ़ी पहलुओं को जो है रखा गया। इन दोनों विद्वानों ने यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि मनुष्य का वास्तविक स्वभाव राजनीतिक संस्था की कार्य प्रणाली को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये सही भी है कि मनुष्य का वास्तविक स्वभाव ही जो होता है वो राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव होगा वो उसी प्रकार से राजनीति करेगा और इससे राजनीति काफ़ी प्रभावित होगी। इसलिए हमें अपना अध्ययन केवल औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हम तो ये सोचते हैं ना कि जो संस्थाएं होती है वही सब कुछों को कंट्रोल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव भी सभी बातों की महत्वपूर्णता रखती है। आप देख लीजिए, कोई राजा क्रूर होता है, कोई राजा बहुत ही दयावान होता है और कोई राजा जो है हर एक जनता को लेकर चलता है, तो उसकी अपनी वास्तविक स्वभाव ही है। इतिहास गवाह है। अब देखिए अकबर को सबसे अच्छा शासक माना जा गया है, उसके बाद जहांगीर को
देखा जाए जहांगीर से लेके औरंगजेब तक शासन व्यवस्था बिल्कुल तड़मड़ा गई और ख़त्म हो गई। अगर देखा जाए तो ये मनुष्य का स्वभाव ही है। संस्था यहाँ पर कोई कदम नहीं उठा रही है। संस्था अगर करती तो व्यक्तियों को कंट्रोल करता, लेकिन संस्था का यहाँ कोई रोल नहीं होती। यहाँ पर देखा जाए तो मनुष्य का वास्तविक स्वभाव ही राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करता है। देखा जाए तो उन सभी तत्वों को जो किसी भी रूप में संस्थाओं की कार्यशीलता को प्रभावित करता है का अध्ययन भी किया जाना चाहिए, और इस विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय डेविल स्टर्न, लैल्स बेल और चार्ल्स मैरियंस को जाता है। इवन देखा जाए तो कैल्पन, आलमंड और पावेल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान थे, जिन्होंने राजनीतिक प्रणाली की धारणा का विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि बात यहाँ हम करें राजनीतिक प्रणाली की यानी पॉलिटिकल सिस्टम की, तो देखा जाए पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक प्रणाली की धारणा राजनीतिक शास्त्र में आए एक आधुनिक परिवर्तन की देन है, और ये आधुनिक परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें सर्वप्रथम अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान डेविल स्टर्न ने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में पेश किया था। और राजनीतिक शास्त्र के परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक प्रणाली के स्थान पर राज्य, सरकार, विधानपालिका, न्यायपालिका आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता था। अब देखिए, राज्य का, सरकार का, विधानपालिका का और न्यायपालिका का, इन सभी शब्दों का यहाँ डेविल स्टर्न के ही पुस्तक जो है द पॉलिटिकल सिस्टम से हमें मिली है। और देखा जाए परंपरावादी विद्वानों ने स्वयं की संस्थाओं के कानून तथा संस्थात्मक पहलू के अध्ययन तक ही सीमित रखा, परंतु राजनीतिक शास्त्र के आधुनिक संस्थाओं के कानून तथा संस्थात्मक पहलू के अध्ययन तक ही सीमित रखा। परंतु आगे चल के इस दृष्टिकोण में आस्था रखने वाले विद्वान राज्य, सरकार आदि की परंपरा शब्दों के स्थान पर राजनीतिक प्रणाली शब्द का प्रयोग किए जाने लग गया। तो बात कहीं तक सही भी है कि देखा जाए तो दृष्टिकोण की आस्था रखने वाले जो कि आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं राजनीतिक शास्त्र में, उन विद्वान जो है राज्य, सरकार आदि परंपरा शब्द के स्थान पर राजनीतिक प्रणाली शब्द का उपयोग करना अधिक उचित समझते हैं, क्योंकि यह एक विशाल धारणा है जो कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियाँ हैं। तो यह बात सही बताया गया है कि इसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह के संगठन प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होते हैं, और इनका कार्य जो होता है इनको आगे लेके चलना होता है, जो कि किसी भी रूप में राजनीतिक स्वरूप की हो सकती है और अपने अंदर समेट लेती है, और जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र विशाल है। अगर आप देखें यहाँ पर तो राजनीतिक शास्त्र का जो क्षेत्र है वो विशाल है, और इसका अध्ययन वास्तविक और व्यवहारिक एम्पिरिकल्स बन जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम अगर बात करें तो राजनीतिक प्रणाली का अर्थ, चलिए देखते हैं राजनीतिक प्रणाली का अर्थ क्या होगा। यदि यहाँ पर हम बात करें राजनीतिक प्रणाली का अर्थ, तो ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि राजनीतिक प्रणाली यानी पॉलिटिकल सिस्टम दो शब्द राजनीतिक और प्रणाली से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ बहुत से दिए गए हैं, क्योंकि आप समझ गए हो कि पॉलिटिकल एंड सिस्टम से जो है इसका निर्माण हुआ है। राजनीति का अगर अर्थ हम देखें तो राजनीति यानी पॉलिटिकल शब्द शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। पॉलिटिकल का मतलब होता है शक्ति या सत्ता, और प्रसिद्ध यूनानी विद्वान अरस्तुस के अनुसार राजनीतिक एक संघ है। राजनीतिक क्या है? एक संघ है, यानी पॉलिटिकल एसोसिएशन आदि देखा जाए तो प्रभु सत्ता संपन्न और सर्व सम्मिलित संघ यानी मोस्ट असोगेंट एंड इंक्लूसिव एसोसिएशन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो है इशारा की गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आगे हम देखें तो अरस्तुस का मत है कि राजनीतिक संघ के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। यानी अरस्तुस ने यहाँ साफ शब्दों में इस बात को माना है कि राजनीतिक संघ के पास सर्वोच्च शक्ति होती है जो इसे अन्य संघों से भिन्न करती है। रॉबर्ट ए डैहल्स के अनुसार अरस्तुस के समय से ही साधारणतः और इस विचार को स्वीकार किया गया है कि राजनीतिक संबंध बहुत सीमा तक सत्ता, शासन
या शक्ति के साथ संबंधित होते हैं। यानी अरस्तु के समय से ही धारणा बनी हुई है कि राजनीतिक संबंध बहुत सी सीमा तक ही सत्ता होती है। यानी राजनीति की अपनी एक समय सीमा है, शासन या शक्ति के साथ संबंधित होती है। अल्मंड और पावल्स यानी अल्मंड एंड पावल्स ने साफ शब्दों में कहा था कि राजनीतिक संगठन इस गुण को कानूनी शारीरिक बलवत्ता शक्ति यानी लेगलेमेंट ऑफ फिजिकल कन्वेसिव्स पावर मानते हैं। और इसी बात को आगे चल के मैक्स वेबर के अनुसार किसी भी संघ को राजनीतिक तब तक कहा जा सकता है जब तक उसके आदर्शों का पालन एक निश्चित क्षेत्र पर प्रशासनिक स्टाफ द्वारा शारीरिक शक्ति के डर और उपयोग द्वारा निरंतर करवाया जाता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर मैक्स वेबर ने साफ शब्दों में कहा ये बात कि यहाँ पर जो है कोई भी आदर्श का अगर आप पालन करवाना चाहते हो तो इसके लिए शारीरिक शक्ति के अंदर डर निरंतर करवाना पड़ेगा, क्योंकि डर ही इंसान के अंदर है जो कोई भी रूल रेगुलेशन मानने को तैयार होता है। जिनके अंदर डर नहीं है उनके अंदर कानून नहीं है। कहते हैं कानून से तब लोग डरते हैं जब उनके अंदर डर होता है। लेकिन आपने देखा होगा जो गलत अपराधी होते हैं, जो अपराध करते हैं, उनके अंदर तो डर ही खत्म हो जाती है और वो आए दिन अपराध करते हैं। और ये अपराधी सिर्फ छोटे किस्म के नहीं होते हैं, इवन बड़े टाइप के भी अपराधी होते हैं। आज बड़े बड़े लोग भी अपराध करते हैं क्योंकि उनको सरल लगता है, उनको पता है कि ये अपराध उनको बचा लेती है, क्योंकि उनके आगे पीछे घूमने वालों की कमी नहीं होती है। अगर वो यहाँ पर गलती करते हैं दूसरा बंदा आके उसको बहुत आसानी से ले जाते हैं। तभी तो आज देखा जाए कि हमारे समाज में सांप्रदायिक दंगा फसाद और तरह तरह के जो है गतिविधियाँ होती रहती है जो हमारे समाज को खोखला कर रही है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी ताकत ही होती है। और कहीं कहीं यहाँ देखा जाए तो राजनीतिक सत्ता ही होती है जिनके हथियाने के लिए ये आम लोगों को जो है उपयोग करती हैं और उनके कंधों पर रख के जो है गोलियां चलवाती हैं। और ये आज से नहीं है, कहते हैं कालांतर से चली आ रही है। आज मनुष्य अपनी मनुष्यता खो रही है। अगर नहीं खो रही होती तो हमने प्रथम विश्व युद्ध को देखा, हमने सेकेंड विश्व युद्ध को भी देखा, अब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण यही बनती है। इन विचारों को पढ़ने के बाद हम इन निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि राजनीति का संबंध शक्ति और शासन के साथ है। राजनीति का संबंध शक्ति और शासन के साथ है और जिस संगठन के पास भी यह गुण है वह राजनीतिक होने का दावा कर सकता है। यानी जिसके पास शक्ति है और शासन है वो राजनीतिक हो सकता है और वो अपना अलग ही संगठन बना सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम यहाँ पर जो है प्रणाली का अर्थ समझे तो मीनिंग ऑफ सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। प्रणाली शब्द की व्याख्या करते हुए अल्मंड और पावेल्स ने लिखा है कि एक प्रणाली से अभिप्राय जो है भागों की पारंपरिक निर्भरता तथा इसके वातावरण के बीच किसी प्रकार की सीमा के अस्तित्व से है। यानी वो एक प्रणाली कहलाता है। ऑक्सफोर्ड शब्द का कोश जो है ये बताता है कि प्रणाली की परिभाषा के अनुसार प्रणाली एक महत्वपूर्ण समूह है। प्रणाली एक महत्वपूर्ण समूह के अंतर्गत है और यह संबंधित वस्तुओं या भागों का समूह है। भौतिक या अभौतिक वस्तुओं का संगठित एक समूह है। यानी देखा जाए तो प्रणाली जो है एक तरह का भौतिक अभौतिक वस्तुओं का संगठित समूह है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतराल में देखिए तो कोचिन चेरी ने भी इसका जो है साफ साफ शब्दों में कहा था कि प्रणाली एक पुण्य इकाई है जो अनेक भागों के मिलने से बनती है। प्रणाली एक पुण्य इकाई है जो अनेक भागों के मिलने से ही बनती है। उपयुक्त परिभाषा को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि प्रणाली एक पुण्य इकाई होती है। प्रणाली एक पुण्य इकाई है जो कई भागों से मिलने से बनती है और ये भाग एक दूसरे पर निर्भर भी करता है और एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। उदाहरण के रूप में मानव शरीर एक प्रणाली है। मानव शरीर क्या है?
एक प्रणाली है जिसके विभिन्न विभिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर है। और हमारा शरीर है और शरीर में अंग है, तो हर एक अंग जो है दूसरे अंग पर निर्भर होता है। इससे समाज में हर एक संस्था जो होती है दूसरी संस्था पर निर्भर होती है, साथ ही एक दूसरे को प्रभावित भी करती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी विशेषता क्या है, चलिए देखते हैं, नज़र डालते हैं इनकी विशेषताओं पर। तो यहाँ पर विशेषता के अंतर्गत देखें हम प्रणाली की विशेषता, तो कहते हैं प्रत्येक प्रणाली विभिन्न भाग या अंगों के जोड़ से बनती है। यानी प्रणाली जो है विभिन्न विभिन्न विभागों और अंगों से जोड़ने पर जो है एक प्रणाली का जो है स्ट्रक्चर तैयार होती है। प्रणाली के विभिन्न भागों या अंगों के बीच निर्भरता होती है। हर एक भाग जो है दूसरे भाग से निर्भर होता है। एक भाग के बिना दूसरा भाग अधूरा है। प्रणाली के भागों या अंगों के एक दूसरे से प्रभावित करने की योग्यता भी रखता है। प्रणाली या भाग देखिए अंग, अगर मान लीजिए आपका हाथ नहीं है तो आप बहुत से कार्य करने में सक्षम नहीं होती हो। आँख नहीं है तो बहुत से कार्य करने में भी सक्षम नहीं रहोगे। यानी अंग में एक दूसरे को प्रभावित करने की पुण्य योग्यता होती ही होती है। उसी प्रकार प्रणाली के भागों में भी एक दूसरे को प्रभावित करने की पुण्य योग्यता होती है। प्रणाली की अपनी सीमाएं यानी बाउंड्री होती है। प्रणाली होती है, उनकी एक सीमाएं होती है, एक बाउंड्री होती है। हम बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। शरीर का भी एक अपना लिमिटेशन होती है। शरीर तभी तक कार्य करता है जब तक वो थकता नहीं है। थकने के बाद शरीर जो है विराम अवस्था में चला जाता है। प्रणाली में उपप्रणाली पाई जाती है। देखा जाए तो प्रणाली में उपप्रणाली का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे और कई क्षेत्रों में फैले होंगे। तो ये होता है प्रणाली में उपप्रणाली का पाया जाना। प्रत्येक प्रणाली में संपूर्णता का गुण होता है। सब प्रणाली जो होते हैं काफ़ी संपन्न पूर्ण होते हैं, संपन्नता के गुण उनमें विद्यमान होते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं प्रत्येक प्रणाली में एक इकाई के रूप में काम करने की योग्यता होती है। यानी प्रत्येक प्रणाली में एक इकाई के रूप में कार्य करने की योग्यता विद्यमान रहती है और ये महत्वपूर्ण रहता है। ऊपर लिखित राजनीतिक पॉलिटिकल प्रणाली के अर्थों के जानने के बाद हम ये निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि किसी भी संगठन के आदर्शों का पालन यदि सत्ता और शक्ति से डर से किया जाता है, और ये बात हमने साबित भी किया कि सत्ता और शक्ति के डर से ही हम कोई आदर्शों का पालन करते हैं, तो ऐसे संगठन को राजनीतिक प्रणाली का नाम दिया जाता है। राजनीति का मतलब ही होता है कि हम डर के करते हैं, हम आदर्शों का जो पालन करते हैं डर से करते हैं। लेकिन ये डरना नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार होना चाहिए। जो सही है वो सही है और वो करना महत्वपूर्ण होता है। राज्य एक राजनीतिक प्रणाली है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति राज्य के आदर्शों को मानने के लिए प्रतिबंधित होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है राज्य के आदर्शों को मानने के लिए प्रतिबंधित होता है और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे दंड सहना पड़ सकता है। यानी देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जो है हर एक सही कार्य करने के लिए प्रतिबंधित है। जो व्यक्ति अगर कोई कार्य नहीं करता है, सही से नहीं करता है, तो उसको जो है यहाँ नकार दिया जाता है और ऐसे लोगों को दंड भी देना पड़ता है। यहाँ पर कई साइंटिस्टों ने बहुत अपनी अपनी बातें रखी है। इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस शब्दों को ऐसे बयां किया जा सकता है, और सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स बॉल एज अ सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स आर पार्ट ऑर्गेनाइज बॉडी एंड मटेरियल आर देयर मटेरियल थिंग्स। अगर हम साधारण डेफिनेशन देखें तो सिस्टम इज अ वॉल्स विच इज अ compounded of many part. This is a very easy definition here. The next here राजनीतिक प्रणाली की परिभाषाएं, definition of political system. Let's see, कहा जाए तो राजनीतिक प्रणाली की परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। The definition of political system, राजनीतिक प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम की विभिन्न विद्वानों की अपनी अपनी विचारधारा है, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो जॉल्स ने अपने शब्दों में कहा था कि राजनीतिक प्रणाली मानवीय संबंधों का वह स्थायी नमूना है जिसमें काफ़ी मात्रा में शक्ति, शासन या सत्ता शामिल है। यानी देखा जाए तो बहुत ही साधारण वर्ड है कि स्थानीय नमूने है जिसमें शक्ति, शासन और सत्ता शामिल होती है। उसी प्रकार आलमंड और पेवल्स ने साफ शब्दों में कहा था कि जब हम राजनीतिक प्रणाली की बात करते हैं
तो इसमें हमें वे सभी अंतर्क्रियाएं शामिल कर लेते हैं जो न्यायपूर्ण शक्ति के प्रयोग को प्रभावित कर सकती है। यानी देखा जाए तो आलमंड और पेबल राजनीतिक प्रणाली की दो विशेषताओं के रूप में यहाँ पर दर्शाया था। पहला यह था कि ये न्याय संगत शक्ति का प्रयोग द्वारा, और दूसरा इसमें जो था अंतर्क्रियाओं का होना जरूरी है। यानी एक न्याय संगत शक्ति का प्रयोग करके और दूसरा जो है इसमें अंतर्क्रियाएं करके किया जा सकता है। और डेविस स्टर्न ने कहा था कि राजनीतिक प्रणाली अंतर्क्रियाओं का एक समूह है जिसे सामाजिक व्यवहारों की समग्रता से अलग किया हुआ है और जिस द्वारा समाज के लिए सत्तात्मक कीमतें निर्धारित की जा सकती है। तो डेवल्स का मानना ये था कि राजनीतिक प्रणाली अंतर्क्रियाओं का एक समूह होता है और यह सामाजिक प्रणाली का एक पार्ट है, हिस्सा है। राजनीतिक प्रणाली का एक हिस्सा है और इसके पास सत्ता है जिसके द्वारा यह अपनी इच्छा को दूसरे पर थोप सकता है। यानी इच्छा को जो है दूसरे पर थोपने की बात की गई है। किसके पास सत्ता, देखिए जिसके पास सत्ता होता है वो मनमर्जी चलाता है। कहते हैं जिसके पास सत्ता है उसी की लाठी उसी की भैंस है। आज के समय देखा जाए तो सत्ताधारी लोग जो है आम गरीब जनता को सिर्फ सता रहे हैं, गरीब जनता के लिए कुछ कर नहीं रही है, उनको सिर्फ सता रही है। अब ये प्रश्न उठाइएगा कि सताते कैसे हैं? अरे भाई आए दिन जो है ये रूल रेगुलेशन में चेंज करते रहते हैं। आए दिन देखिए महंगाई बढ़ता रहता है, बेरोजगारी की समस्या है। क्या ये समस्या आपको ये नहीं लगता है कि आज से नहीं, पूरा बहुत पुराना ये कहावत है और कोई भी राजनीतिक पावर नहीं है किसी के पास कि इन चीज़ों को जो है ख़त्म किया जा सके। कहते हैं ये चीज़ें तो राजनीतिक पार्टियों के लिए एक तकिया कलाम शब्द है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम खुशहाली लाएंगे, हम सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। अरे तब से तो हम यही सुनते आ रहे हैं, हमेशा तो हमने यही बात का अनुसरण सुनते आ रहे हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ सब ने यही प्रलाप गाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या किसी ने कुछ करके दिखाया? अगर करके दिखाया होता तो आए दिन औरतों के साथ शोषण नहीं होता, आए दिन दंगे फसाद नहीं होते, आए दिन लोग बेरोजगारी के आड़ में जो है हर तरह के जो है गलत क्रियाविधि नहीं करते। तो ये तो समाज में आज भी विद्यमान है। कहते हैं लोगों की सोच नहीं बदल रही है, सरकार की अपनी जो चापलूसी नहीं बदल रही है। लोग लालच में फंसते जा रहे हैं और सरकार लालच देने में लगी हुई है। आज कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। और ये बात सही है कि जिसके पास सत्ता है, जिसके द्वारा वो अपनी इच्छाओं को दूसरों पर ठोस सकता है, रख सकता है और अपनी बातें मनवा सकता है। कोई अच्छा बात इंसान कहे तो उसको तो सरकार भी दंडित करने लग जाती है। और यही प्रावधान कहते न जाने कितने समय से आया। कहते राजा महाराजा चले गए लेकिन अपनी गुरूर जो है इन राजनीतिक नेताओं में छोड़ गए, लेकिन सही नहीं है। कहते हैं उन्हीं का शासन चलता है जो जनता के साथ चलती है, जो जनता की भलाई के लिए आगे बढ़ती है। सिर्फ पार्टी का नाम जनता के नाम से रख लेने से नहीं होता है। सभी पार्टी को देखिए, सब जनता के नाम से रखती है, गरीबों का उन्मूलन के कार्य करती है, लेकिन सबका कार्य एक ही होता है, सत्ता में अपने आप को बनाए रखना और अपने लिए जो है सपनों का महल तैयार करना। गलत है। देखा जाए जेसी प्लेनो और रॉबर्ट ई ग्लेस ने भी अपने शब्दों में कहा था कि राजनीतिक प्रणाली को अन्य सामाजिक प्रणाली के 5 विशेषताओं के दृष्टिकोण भिन्न किया जा सकता है। यानी 5 विशेषताओं के अंतर जो इसकी विशेषता के दृष्टिकोण विभिन्नता की जा सकती है। पहली बात तो यहाँ पर यही बात इसने कहा है कि राजनीतिक प्रणाली अपने क्षेत्र में सर्वव्यापक होती हैं। राजनीतिक प्रणाली अपने क्षेत्र में सर्वव्यापक होती हैं और समाज में रहने वाले हर व्यक्ति इसकी पहुंच में आता है। यानी राजनीतिक प्रणाली के सर्वव्यापक होता है और इसके पहुंच में हर एक व्यक्ति आता है। शारीरिक दबाव डालने वाली जबर शक्ति पर इसका अंतिम नियंत्रण होता है और प्रतिबंध वाले निर्णय करने के लिए इसके अधिकार को कानूनी रूप से स्वीकार किया जा सकता है। यानी प्रतिबंध वाले निर्णय करने के लिए इसके अधिकार को कानूनी रूप में स्वीकार किया जा सकता है और इसके निर्णय सत्ताधारी होते हैं जिनके पीछे कानूनी शक्ति होती है और उन निर्णय का पालन करने की काफ़ी संभावना होती है। तो देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है।
अगर मैं इसको इंग्लिश में अगर बताऊं तो देखा जाए यहाँ पर यही बात बताया गया है, अ पॉलिटिकल सिस्टम इज डिग्नेटेड फ्रॉम अदर सोशल सिस्टम बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर इज अ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर. इट इज यूनिवर्सल इन देयर रिच extending for all the member of society, and its claim ultimate control over to the use of physical coercions, and the right to be make a binding discussion is accepted as a legitimate, and there is a decision discussions are the authorities varying to be force of legitimacy, and the fifth year a substantial probability of their compliance here. तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, अपनी दृष्टिकोण दी गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. देखा जाए तो लैसवेल और कैपल्स ने भी अपने साफ शब्दों में इस बात को दोहराया है. तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लैसवेल एंड कैपल्स ने भी कहा था कि राजनीतिक प्रक्रिया प्रणाली कठोर हानियाँ यानी वास्तविक अथवा धमकीपूर्ण की सहायता से जो है नीतियों की लागू करने की प्रक्रिया है. द पॉलिटिकल सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिंग पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ द एक्यूज्ड एंड द थ्रेटेंस सर्व एज अ डिप्रिवेशंस. तो देखा जाए तो बात सही है कि वास्तविकता देखा जाए तो धमकीपूर्ण कठोर हानियों करके जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए अग्रसर है. अगर आगे हम बात करें बियर्स और उलमा का, तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक प्रणाली का एक ढांचा है जो समाज के लिए कुछ निश्चित कार्य भी करता है, जिसमें निर्णय करने का प्रबंधन शामिल होती है. राजनीतिक प्रणाली द्वारा समाज के लिए उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं और उचित या कानूनी नीति निर्णय द्वारा उन उद्देश्यों को पूरा भी की जाती है. तो जानना सी बात है, राजनीतिक प्रणाली द्वारा ही समाज के लिए सभी उद्देश्यों को जो है निश्चित किए जाते हैं और सारे उद्देश्यों को पूरा भी किया जाता है. यानी देखा जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्स दैट अ परफॉर्मर्स कंटेन अ फंक्शन फॉर अ सोसाइटी. इट्स इंक्लूड एग्रीमेंट फॉर हैविंग टू डिस्कशंस थ्रू द पॉलिटिकल सिस्टम. गोल फॉर अ सोसाइटी आर डिफाइंड एंड कैरिड आउट बाय द लेजिस्लेटिव पॉलिसी ऑफ डिसीजन. काफ़ी महत्वपूर्ण है. यदि हम सब बातों का निष्कर्षण निकालें यानी कंक्लूजन पे पहुँचे तो यहाँ पर साफ शब्दों में ये बात हो जाती है कि ऊपर लिखित विभिन्न परिभाषाओं को पढ़कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली एक व्यापक धारणा है और ये सभी संरचना उनकी अंतर्क्रियाएँ संरचना और गतिविधियों का एक समूह है जो सत्तावादी निर्णय करने और उन्हें लागू करने से संबंधित है. राजनीतिक प्रणाली का शारीरिक दबाव डालने वाले व्यक्ति पर जो है अंतिम नियंत्रण होता है. जानना सी बात है, राजनीतिक में जिसके पास लाठी उसी की भैंस की नीति चलती है और इसके द्वारा दिए गए निर्णय के पीछे कानूनी शक्ति होती है. आज जितना भी राजनीतिक नेता है कानून का आड़ लेके वो सारे गलत कार्य करते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए. राजनीतिक प्रणाली के निर्णय बंधकारी होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति इन्हें मानने के लिए प्रतिबद्ध होता है. अगर वो नहीं मानते हैं तो कठोरता से इसका पालन करते हैं. जो व्यक्ति या समूह राजनीतिक प्रणाली के आदर्शों का उल्लंघन करता है वो दंड का अधिकारी बन जाता है और उसको जो है जबरन उस रूल रेगुलेशन का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है. कहते हैं इतना भी क्या राजनीतिक है कि लोगों को मजबूर किया जाता है. और राजनीतिक प्रणाली का यह गुण ही इसे अन्य प्रणाली से अलग करता है कि जब समाज में कोई रूल रेगुलेशन नहीं लोग मानते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं तो उनके प्रति दंड दिए जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति सच पे आधारित क्यों ना बात करता हो. आज देखिए राजनीतिक नेता समाज में आकर जो मर्जी बोल के चले जाते हैं, जैसे मर्जी करके चले जाते हैं और इलेक्शन कमीशन द्वारा थोड़ा सा बैन किए जाते हैं. वो एक प्रचार नहीं कर सकते, आधा नहीं कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए बैन कर देते हैं. लेकिन आम इंसान अगर किसी राजनीतिक नेता के लिए कुछ बोल दे उसको तो कहते हैं जेल में इस प्रकार डाल देते हैं कि उनका तो इंसान ही वो नहीं है, वो तो एक खिलौना है राजनीतिक पार्टियों की. ऐसा नीति क्यों, ऐसा रेगुलेशन किस लिए? क्या हम लोग सिर्फ स्वतंत्र नहीं हैं अपने विचार रखने के लिए? कहते हैं हम इंसान हैं और राजनीति के प्रति अपना विचार हम व्यक्त कर सकते हैं, रख सकते हैं.
क्योंकि जब तक हम अपने विचार सरकार के समक्ष अवगत नहीं कराएंगे तब तक सरकार की जो है नींद नहीं खुलेगी और लोगों को इसी प्रकार से वो हमेशा जो है दंड देती रहेगी और अपनी मनमानी करती रहेगी। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक हमारे समक्ष आएगा राजनीतिक प्रणाली की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, या आप कह सकते हो कि राजनीतिक प्रणाली के मुख्य तत्व यानी मेन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आई, अच्छा लगा टॉपिक, अगर मन से त्रिपाण सेंटर का मदद करने की विचार थोड़ा भी है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। अगर समझ में नहीं आई वीडियो, आपको लगता है कि गलत वीडियो है, तो जनरल सी बात है दोस्तों, क्विट कर जाइए। लेकिन गलती यहाँ पर वीडियो की नहीं होती है, वीडियो गलती आप लोगों की तो कहीं हद तक होती है कि आप लोग वीडियो जो होते हो स्किप करके आगे कर देखते रहती हो। और आगे करके देखने का मतलब है कि आधी जानकारी आपको हासिल होती है और आधी जानकारी सदैव खतरनाक होता है। इसलिए कभी भी स्किप करके वीडियो ना देखें, हमेशा वीडियो जो है एकांत में समझ के और शांत मन से देखें और पूरा देखें। आपको सारी बातें एक रटाए बातें जैसा हो जाएगा, सब आपके माइंड में ऐसे ही घूमने लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर त्रिपाण सेंटर हमेशा कहता है कि वीडियो स्किप करके ना देखें, हमेशा एकांत में देखें, शांत मन से देखें, और अगर एक बार समझ नहीं आया दूसरी बार देखिए और आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है। जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा, तो शेयर करने की भावना भी क्लियर होना चाहिए कि जितना हो सके बिल्कुल शेयर करना है। अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो तो आपके क्लास में होने वाले बहुत से बच्चे होते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको भी ये वीडियो मिल जाता है, वो भी ये लाभान्वित हो जाएंगे। जब वो लाभान्वित होंगे तो त्रिपाण सेंटर आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो आपके लिए और वीडियो आएगा। आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं मिलोगे, सेकेंड सेमेस्टर भी तो आगे आने वाला है, तो सब में आपको त्रिपाण सेंटर आपकी मदद करते हुए नज़र आएगा। लेकिन तब होगा जब आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप से लगा देना है। और सबसे बड़ी बात, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे इसी प्रकार, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेने से आपका मोबाइल का जो है मेमोरी नहीं भर जाएगा, लेकिन आपको जो है एक ज्ञान का प्रकाश जरूर आपके मोबाइल में रहेगा। कहते हैं इसमें बहुत ही अच्छी बातें बताई जाती है, समझाई जाती है, और देश कल्याण की बात तो रहती रहती है। कहते हैं हम भारत की वासी हैं और भारत के लिए ही हमारा जो है अपनी तन मन धन सब लुटाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने देश के लिए प्यार नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, तभी जो है आप त्रिपाण सेंटर के विचारों से हमेशा अवगत हो सकोगे। सोचिए नहीं, अभी तुरंत जो है त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।